Hello everyone, my name is Shama. Happy Thursday. Today is 23rd of April 2026 and I have started off with this series wherein we will be covering NCERTs with the perspective of UPSC CAPF. Alright, starting with Geography class 6th, I have already covered the previous 4 chapters. We will be covering the 5th chapter, that is Major Domains of the Earth, in this particular lecture. Let's get started. Now, as you have read in the first chapter that the Earth is the only planet which has life. Earth इकलौता planet है जहाँ पर life possible है because of the presence of what? Air, because of the presence of water and because of the presence of biodiversity. ठीक है? Now, human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. इन तीनों को मिलाकर हम एक ecology बोलते हैं. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं एंड इंटरेक्ट करते हैं. द सॉलिड प्रोपोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच विल लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. तो बेसिकली क्या बोल रहा है यहाँ पे, सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहा है. तो सरफेस ऑफ द अर्थ क्या है? एक कॉम्प्लेक्स जोन है जो कितने कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है? अ टोटल ऑफ 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, दैट इज लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. बात करते हैं लिथोस्फीयर की. जैसे ये अर्थ है, इसके ऊपर जो सॉलिड पोर्शन है, ठीक है, ये जो सॉलिड पोर्शन है इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर. आगे द गैशियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ. अब यहाँ पे कुछ गैशियस लेयर्स होंगी जो हमारे अर्थ को क्या करेंगी? सराउंड करके रखेगी. इसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे, इसको लिथोस्फेयर बोलेंगे. वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड. नाउ यहाँ पर सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है. स्टार्टिंग ऑफ विद व्हाट? ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. इसमें आर्गन होगा, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. नाउ वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. नाउ हाइड्रो का मतलब होता है पानी. यहाँ पे मतलब भी देख लेते हैं. लिथो का मतलब होता है स्टोन. लिथोस्फेयर में लिथो का मतलब होता है स्टोन. एटमॉस्फेयर में एटमोस का मतलब होता है वेपर्स एंड हाइड्रोस्फेयर में हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. इन तीनों को मिलाकर बनता है बायोस्फेयर एंड बायो का मतलब होता है लाइफ. ठीक है, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स, वेदर, एनिमल्स एक्सेट्रा. मूविंग ऑन, द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स. अब वाटर के सारे फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? लिक्विड होता है, गैस होता है, सॉलिड होता है. ठीक है, लिक्विड में क्या हो गया? वाटर आ गया. सॉलिड में क्या हो गया? आइस आ गया. गैस में क्या हो गया? वेपर्स आ गए. एंड ऑल्सो सॉलिड में क्या आ जाएंगे? आइलैंड्स वगैरह आ जाएंगे, शीट्स आ जाएंगी. ठीक है, moving on, the biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together which contains all forms of life. और इसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की. लिथो का मतलब क्या होता है? अगेन स्टोन होता है. स्फीयर का मतलब सराउंडिंग. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. ठीक है, इट कंप्राइजेस द रॉक्स. अच्छा, अब सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे जमीन पे आपको क्या रखा हुआ मिलेगा? रॉक्स मिलेंगे. रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट कहाँ पे आएंगे? जैसे आपने पढ़ा होगा क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. अर्थ की ये जो सरफेस होती है, क्रस्ट होती है, देयर आफ्टर मेंटल होती है, देयर आफ्टर कोर होती है. ये भी आगे सब पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं बट मेन 3 ये होते हैं. अच्छा, अब जो रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, ये वाला जो क्रस्ट है, यहाँ की रॉक्स आपको यहाँ मिलेंगी. ठीक है, सरफेस पर. एंड द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, और ये जो रॉक्स होंगे ना क्रस्ट के, अर्थ क्रस्ट के जो रॉक्स होंगे उसके जस्ट ऊपर एक थिन लेयर होगी. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है. अब सॉइल में क्या क्या कंटेन होता है? इट कंटेन्स ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं विद सस्टेन ऑर्गेनिज्म. सस्टेन ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जी पाते हैं, रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं. मूविंग ऑन, देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस. अब अगेन ये जो अर्थ सरफेस है इसके 2 डिवीजन होते हैं. फर्स्ट, द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन्स. ठीक है, तो 2 होते हैं, एक कॉन्टिनेंट्स होते हैं और एक ओशन बेसिन्स होते हैं. मूविंग ऑन, ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर. नाउ यहाँ पर आपको फिगर 5.1 में दे रखा होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए कितने नंबर ऑफ ओशंस होते हैं? सो पैसिफिक ओशन नंबर 1, देयर आफ्टर अटलांटिक ओशन नंबर 2, आर्कटिक ओशन नंबर 3, इंडियन ओशन नंबर 4 एंड सदर्न ओशन दैट इज नंबर 5. ठीक है, तो देर आर अ टोटल ऑफ 5 ओशंस प्रेजेंट ऑन अवर अर्थ. एंड आप यहाँ देखेंगे ये किसी भी बाउंड्री से एक दूसरे से अलग नहीं है, ये सारे क्या हैं? एक दूसरे से मिले हुए हैं. तो वही बोल रहा है अर्थ सरफेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ओशन बेसिन्स एंड कॉन्टिनेंट्स. ये सारे जो ओशन बेसिन्स हैं ये आपस में डिवाइडेड है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या कॉन्टिनेंट्स भी आपस में मिले हुए हैं? सो द आंसर इज यस, क्योंकि जो प्लेट्स है ना हमारी, ये सारी आपस में क्या है? मिली हुई है. ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर.
All right, look at the map of the world. Are all the land masses connected with one another? तो yes, सारे जो land masses हैं वो भी एक दूसरे से क्या हैं, connected हैं. The level of sea water remains the same everywhere. अच्छा, जो सी वाटर का लेवल है वो क्या रहता है, हर जगह सेम रहता है. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी. और इसीलिए अब देखिए, सी लेवल हर जगह बराबर है, ठीक है, हर जगह बराबर है. तो मुझे ये मेजर करना होगा कि हमारा जो लैंड एलिवेशन है वो नीचे से कितना ऊपर है. तो मैं उसी जगह से मेजर करूंगी ना जो हर जगह इक्वल होगा. इसीलिए हम कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0. ठीक है, मूविंग ऑन. ये वर्ल्ड मैप है. इसमें 5 टाइप्स ऑफ ओशन होते हैं: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड फाइनली सदर्न ओशन. मूविंग ऑन. नाउ द हाईएस्ट माउंटेन पीक दैट इज माउंट एवरेस्ट. सबको पता है, सबकी कॉपी के पीछे जो फैक्ट्स होते हैं इसमें सबने बचपन में भी पढ़ रखा है, अभी भी मालूम ही होगा. ठीक है, ये कितने मीटर्स का है? इट इज 8848 मीटर्स अबाउ द सी लेवल. और इसीलिए ASL हम लिखते हैं, अबाउ द सी लेवल. अच्छा ये बताइए, कभी ट्रेन में चढ़ते वक्त आपने नोटिस किया होगा जो वहां पर स्टेशन का नाम लिखा रहता है उसके जस्ट नीचे ये भी लिखा हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहां लिखा हुआ रहता है 273 मीन सी लेवल. तो MSL और ASL का क्या मतलब है? एंड ऑल्सो क्या अबाउ सी लेवल एंड मीन सी लेवल सेम है या फिर इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? फाइंड इट आउट. सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. क्या बोल रहा है? अच्छा इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं. द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मेरियाना ट्रेंच. नाउ ये ग्रेटेस्ट डेप्थ किसकी तरफ है? नीचे की तरफ है. कहां पर है? इसको हम बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन. ऊपर जाइए, यहाँ पे पैसिफिक ओशन कहाँ पर है? कौन सा एरिया है पैसिफिक ओशन का? एक ये वाला जो है एरिया, ये पैसिफिक ओशन का है. एंड इधर घूम कर आते हैं, ये वाला जो एरिया है ये है पैसिफिक ओशन का. नाउ इसमें मेरियाना ट्रेंच किधर है? जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ कहीं है जापान, ठीक है, इधर है चाइना, इधर है फिलीपींस, इधर है इंडोनेशिया एंड फाइनली आपका ऑस्ट्रेलिया. एंड यहाँ पर आता है पैपुआ न्यू गिनी. सो ये वाला जो एरिया है बीच का, इधर इस टाइप से कुछ सी बनता है, इसको बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच. तो मेरियाना ट्रेंच कहीं यहाँ पर लोकेटेड है. कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं. नाउ कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं? देयर आर अ टोटल ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स, मेजर कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, माइनर कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं, वो अलग प्लेट्स की बात होती है, बट 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज. अब ये खुद सेपरेटेड है किससे? लार्ज वाटर बॉडीज से. दीज कॉन्टिनेंट्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल एशिया. अब इनके साथ के साथ वर्ल्ड मैप पर लोकेशंस भी देखते जाइए. एशिया कहाँ आता है? कुछ यहाँ पर आता है एशिया, ठीक है. उसके बाद में ये आ गया यूरोप, फिर आता है अफ्रीका, ये रहा अफ्रीका, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड ये एक स्टेट से जुड़ा हुआ है. फिर आता है साउथ अमेरिका एंड फाइनली यहाँ कहीं आता है ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज अवर अंटार्कटिका. ठीक है. Now look at the map of the world and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. इसी को देख लीजिए, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, है ना, तो हम देखेंगे जो ज्यादा से ज्यादा लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है कंपैरेटिवली सदर्न हेमिस्फीयर. नाउ एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ओके, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. ठीक है, अगर टोटल 3 लैंड है तो इसमें से एक लैंड किसकी है? एशिया के कवर की है. द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. अब इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए तो बेसिकली ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एशिया पाया जाता है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. यहाँ से एक लाइन गुजरती है जो हमने फर्स्ट प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखा है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कितने डिग्रीज पर होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है. एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है. एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट. अब लेट मी चेंज द पेन कलर. सो जैसे अगर ये एशिया है, ठीक है, एंड ये है यूरोप. सो बेसिकली एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स. सो माउंटेन्स कौन से कलर के होते हैं? हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखे हैं. जब हम मैप्स बनाते हैं एंड अगर हमको माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम कौन से कलर का सिंबल लेंगे? हम लेंगे ब्राउन कलर का. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई विल बी यूजिंग ब्राउन कलर. तो यहाँ एक माउंटेन रेंज जाती है, उनको हम बोलते हैं यूराल माउंटेन्स. ठीक है, एंड इसी रीजन को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया. ठीक है, हियर यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया. किसको बोलते हैं? लैंड मास को बोलते हैं. एंड माउंटेन्स को क्या बोलते हैं? यूराल माउंटेन्स बोलते हैं. मूविंग ऑन, यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया. अब यूरोप जो है वो एशिया से बहुत ही छोटा है. द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया. एज वी ऑल कैन सी, इधर है एशिया का वेस्ट और वेस्ट की तरफ ये यूरोप पाया जाता है. द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट. नाउ आर्कटिक सर्कल कहाँ आता है? जैसे ये मेरी अर्थ है, यहाँ है आर्कटिक सर्कल, यहाँ है अंटार्कटिक सर्कल. ठीक है, तो बेसिकली इधर जो आपका यूरोप लाई करता है ना, अगर हम इसको ग्लोब पर देखें तो आर्कटिक सर्कल यूरोप से पास ऑन करता है. द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट. इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स. जैसे ये है ना,
इधर है यूरोप, इस साइड में सारा एशिया आ जाएगा, नीचे की तरफ वाटर बॉडीज, लेफ्ट की तरफ वाटर बॉडीज एंड ऊपर की तरफ वाटर बॉडीज, ठीक है। मूविंग ऑन, अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या चल रहा है, एशिया चल रहा है, उसके बाद क्या चल रहा है, अफ्रीका चल रहा है, ठीक है। नाउ द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, ऑलमोस्ट बोला है, रिमेंबर इट, ऑलमोस्ट बोला है, एकदम बीच से नहीं करता, ठीक है। नाउ 0 डिग्री लैटिट्यूड या फिर जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं, ये अफ्रीका के एकदम बीचों बीच से गुजरता है, ऑलमोस्ट। नाउ अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम देखेंगे लार्ज पार्ट ऑफ व्हाट, ये जो अफ्रीका है हियर, ये हमारा अफ्रीका इतना बड़ा, इसका सबसे ज्यादा वाला पार्ट कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्यों, क्योंकि ये जा रही है इक्वेटर। अब आप ही देख लीजिए, लार्जेस्ट पार्ट ये दिख रहा है या फिर ये दिख रहा है, ठीक है। You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, Equator and the Tropic of Capricorn passes, ठीक है। सो अफ्रीका से तीनों चीजें पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, इक्वेटर भी एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी। नाउ द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। तो अफ्रीका की खासियत ये है कि यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट लोकेटेड है, जिसका नाम है द सहारा डेजर्ट। मूविंग ऑन, द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। अभी चारों तरफ से, इस शेप का है कोई, चारों तरफ से क्या है, पानी से, वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। लुक एट द वर्ल्ड मैप, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नील फ्लोज थ्रू अफ्रीका। और इसको मैं और जूम आउट कर दूं तो आप देखेंगे कि जो नील रिवर है, ठीक है, नाइल, नील, वट एवर यू कॉल इट, ये कहाँ से पास होती है, अफ्रीका से पास होती है। सी, ये आपकी नाइल रिवर, नील रिवर, ठीक है। ये रहा सहारा डेजर्ट। एंड एक और चीज, यहाँ पे आपके लाई करते हैं एटलस माउंटेन्स। वन मोर स्पेसिफिकेशन ऑफ अफ्रीका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास ऑन होता है, इक्वेटर यहाँ से पास ऑन होता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास होता है, ठीक है। वन मोर स्पेसिफिकेशन, इधर इंडियन ओशन से सराउंडेड है, इधर इधर सदर्न ओशन से सराउंडेड है, इधर अटलांटिक ओशन से सराउंडेड है एंड ऊपर मेडिटेरेनियन सी से सराउंडेड है। ऑलराइट, talking about North America, it is the third largest continent of the world. So chronological order में अगर इनका साइज देखें तो सबसे पहले लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, एशिया, उससे छोटा कौन है, अफ्रीका, अफ्रीका से छोटा कौन है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, और बहुत ही छोटी सी स्ट्रिप बनी हुई है लैंड की। इट इज कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। नाउ व्हाट इज इस्थमस, इसको स्टार मार्क करिए, इट इज इंपॉर्टेंट, इसको हम लेटर ऑन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट इट। नाउ द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हमको पता है, जैसे हमारा वर्ल्ड मैप है, नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो नॉर्थ में है, नॉर्थ में भी कहां पर है, वेस्ट में है, ठीक है। इसको देखिए, ये ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट एंड इधर वाला वेस्ट वाला पार्ट। नाउ 3 ओशंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दीज ओशंस, आई बेट यू कैन, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट में क्या आता है, पैसिफिक ओशन आता है, इधर राइट में क्या आता है, अटलांटिक ओशन आता है, ऊपर की तरफ क्या आता है, आर्कटिक ओशन आता है, ठीक है। तो इसको ये 3 ओशंस हैं जो क्या करते हैं, सराउंड द नॉर्थ अमेरिका। Now talking about South America lies mostly in the southern hemisphere. अब we all know नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ में, साउथ अमेरिका उसके साउथ में होगा। विच टू ओशन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। अगर देखिए, आपको बस एक बार मैप देखना है, उसके बाद खुद से ही ट्राई करना है। कैसे, जैसे ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है। अब इसको कौन कौन से ओशन सराउंड करते हैं, लेफ्ट साइड में तो पैसिफिक ओशन और राइट साइड में अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये 2 ओशन इसको सराउंड करते हैं, ईस्ट में एंड वेस्ट में। नाउ द एंड्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। नाउ व्हाट इज माउंटेन रेंज, माउंटेन तो मतलब पता है मुझे, माउंटेन रेंज क्या होती है। जब हम बहुत सारे माउंटेन्स को मिला देते हैं, इनकी एक लड़ी बन जाती है, इनकी एक लाइन बन जाती है, इसको हम बोलते हैं माउंटेन रेंज। तो वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, इट रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कहाँ, क्या नाम है उसका, द एंड्स माउंटेन्स। कहाँ से पास ऑन होती है, साउथ अमेरिका से पास ऑन होती है। नाउ साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर एज वेल, द अमेजन रिवर, ठीक है। अभी तो हमने एक और रिवर पढ़ी थी, वो भी लार्जेस्ट थी क्या, नो, इट वाज द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। ऊपर कहाँ पे पढ़ी थी हमने, अफ्रीका से जो पास ऑन होती है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर एंड लार्जेस्ट रिवर, क्या दोनों लेंथ वाइज है, क्या दोनों वॉल्यूम वाइज है। लेट मी टेल यू, यहाँ पर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड में भी
दो चीजें, फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर एंड लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर कहां पर आती है? अफ्रीका में आती है। लार्जेस्ट रिवर कहां पर आती है? साउथ अमेरिका में आती है। अफ्रीका में जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम क्या है? नील या नाइल। साउथ अमेरिका में जो लार्जेस्ट रिवर है उसका नाम क्या है? अमेजोन। द लगा लेना, वो आर्टिकल्स पर अभी मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। अब इनके मतलब क्या है? सी, जो रिवर्स होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनका वॉल्यूम कितना है एंड सेकंड थिंग उनकी लेंथ कितनी है। अगर वॉल्यूम पर्पज से हम देखें, वॉल्यूम पर्पज से, वॉल्यूम क्या होता है? मान लो कि एक टंकी है, उसमें बहुत सारा पानी आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि यार ये तो बहुत बड़ी टंकी है। बड़ी मीन्स लार्जेस्ट टंकी है। सो जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। क्यों वॉल्यूम? क्योंकि इट कैरीज द मोस्ट वाटर इन द वर्ल्ड। थर्ड थिंग, इसका सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है। दैट इज वाई वॉल्यूम। वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट लार्जेस्ट रिवर। लार्जेस्ट रिवर में बात करेंगे हम अमेजॉन रिवर की। नाउ बचता क्या है? लेंथ वाइज। लेंथ वाइज क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। अब हम बोलते हैं ना कि कोई चीज लेंथ में कितनी बड़ी है, तो वो क्या हुई? लॉन्ग ही तो हुई। तो लॉन्ग की जब हम बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज इन अफ्रीका विच इज नील रिवर। अब ये है कितने किलोमीटर्स की या कितने मीटर्स की है? इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितना हमारे एनसीईआरटीज में मेंशन है, 6650 किलोमीटर्स लेंथी। वन मोर थिंग, ये मल्टीपल कंट्रीज से फ्लो भी होती है। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट हो गया, ठीक है, सूडान हो गया। दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट रिवर, वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द रिवर एंड हेंस अमेजॉन रिवर लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। When we are talking about the longest river, we are talking about the length located in Africa, which is Nile River. All right, moving on. Now, Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. Now, you all have noticed एक world map के इधर corner में, southern corner में ऑस्ट्रेलिया लाई करता है. It is surrounded on all sides by the oceans and seas. Now, therefore, it is called an island continent. Why island continent? Because from all the four sides, it is surrounded by water. Now, talking about Antarctica, it completely is in the southern hemisphere एंड अ ह्यूज कॉन्टिनेंट. द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. ठीक है, जैसे अगर ग्लोब पर देखिए, ये ग्लोब है आपका, इधर आपका अंटार्कटिका लाई करता है, तो उसके जस्ट बीचों बीच में क्या हो मिलेगा आपको? साउथ पोल मिलेगा. As it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheet. Now, we have already covered in the previous lectures कि due to द लेस सोलर इंसोलेशन इन द पोलर रीजन्स, यहाँ पर सोलर इंसोलेशन बिल्कुल भी नहीं होती है, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या होते हैं? आइस शीट्स जमी हुई रहती है, वेदर इट्स इन नॉर्दर्न पोल और वेदर इट इज इन द सदर्न पोल. नाउ there are no permanent human settlements, of course, because there is no biosphere here. India also has research stations here. These are named as Maitri and Dakshin Gangotri. Dakshin का मतलब इंग्लिश में when we are talking about dakshin means south. ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा दक्षिण भारत, दैट इज साउथ इंडिया. दक्षिण दिशा, दैट इज साउथ सदर्न डायरेक्शन. सो इसी तरह इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री. सो ये क्या है? दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री दोनों आपस में राइम भी कर रहे हैं. गंगोत्री मैत्री, गंगोत्री मैत्री. सो दीज आर व्हाट? ये हैं इंडिया के रिसर्च स्टेशंस लोकेटेड इन अंटार्कटिका. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लिथोस्फेयर. नाउ टॉकिंग अबाउट हाइड्रोस्फेयर. The Earth is called the blue planet. Why? Because more than 71% of the Earth is covered with water and 29% is with land. ठीक है, तो अगर हमको वर्ल्ड के हाइड्रोस्फेयर को डिवाइड करना होगा, so we will be dividing 71% वाटर को देंगे एंड रेस्ट ऑफ द 29% हम देंगे लैंड को. Hydrosphere consists of water in all its forms, as running water in oceans and rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere. All comprise the hydrosphere. ठीक है, इन सबको मिलाकर हाइड्रोस्फीयर बनता है. भले वो वेपर्स हो, भले वो रनिंग वाटर हो, भले वो जमी हुई आइस शीट्स हो. जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ना अंटार्कटिका के बारे में, तो ये क्या है अंटार्कटिका? इट इज फुल ऑफ व्हाट? कवर्ड विद थिक आइस शीट्स. तो ये भी किसमें काउंट होगा? हाइड्रोस्फीयर में काउंट होगा. Now, more than 97% of the Earth's water is found in the oceans and is too salty for human use. Now, let me tell you, यहाँ पर काफी कंफ्यूजन के चांसेस हैं. हमारी अर्थ को देखो 100%. ठीक है, ये है हमारी अर्थ विच इज 100%. अब 100% में 71% क्या है? वाटर है. ओके, एंड रेस्ट ऑफ द 29% इज व्हाट? लैंड. अब जो 71% वाला जो वाटर है, इसमें से भी 97% of the water is found in the ocean.
ये ओशन वाला पानी है विच इज सॉल्ट वाटर, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द 3% इज व्हाट फ्रेश वाटर, जो क्या है पीने लायक है. अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स, एंड ये भी एक्सेसिबल नहीं है, या तो इट इज अवेलेबल इन द आइस शीट्स या फिर ये जमा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, और ये पाया जाता है अंडरग्राउंड में. All right, and a very small percentage is available as fresh water for human consumption. Now, hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. ठीक है, तो यहाँ पे I hope I made myself clear कि अर्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हो रखा है. अर्थ कैसे है, एज अ होल 100% है. 100% में भी 71% वाटर है, 29% लैंड है. 71% वाटर में भी जो 97% वाटर है वो तो नॉन ड्रिंकेबल है. 3% जो फ्रेश वाटर है वो इनएक्सेसिबल है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ या तो आइस शीट्स या फिर ग्लेशियर्स या फिर अंडरग्राउंड में. ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन. Now let's talk about oceans. Now oceans are the major part of the hydrosphere. Hydrosphere का बिल्कुल पार्ट है, क्योंकि oceans में भी क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, and they all are interconnected. हमने फर्स्ट पेज पर ही पढ़ लिया था कि all the ocean basins are interconnected. Now the ocean waters are always moving. The three chief movements of ocean waters are, अब देखिए यहाँ पर चैप्टर का थोड़ा सा मेन पार्ट आ जाता है. ओशन का जो पानी है ना, जो रनिंग वाटर है, वो क्या बनाते हैं, कुछ अपने मूवमेंट्स बनाते हैं. फर्स्ट इज वेव्स, second is tides, and third is currents. WTC, waves, tides and currents. Here, waves, the tides and the ocean currents. The five major oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and the Arctic Ocean in order of their size. ठीक है, तो इन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए अरेंज करके रख दिया है, दैट इज गुड फॉर अस. सबसे छोटा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन, देयर आफ्टर द अटलांटिक ओशन, देयर आफ्टर द इंडियन ओशन, फाइनली सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज. नाउ द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन. ठीक है, पैसिफिक ओशन क्या है, सबसे लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक. पैसिफिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा. इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. अब अर्थ में अगर 3 अर्थ है, 3 पार्ट अर्थ के हैं, तो उसमें एक पार्ट किसका है, पैसिफिक ओशन का है. नाउ मैरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन. वी हैव ऑलरेडी देखा था हमने कि यहाँ चाइना है, ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, इधर जापान आ जाता है, तो यहाँ जो इधर इंडोनेशिया है, तो यहाँ जो ऐसे कर्व टाइप बनाता है ना, यहाँ पर लोकेटेड है आपका मैरियाना ट्रेंच. द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड. ठीक है, नाउ लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन. इसको बाद में देखेंगे. नाउ द अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इट इज एस शेप्ड. अटलांटिक ओशन किस शेप का है, एस शेप का है. ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से ऐसे जाता है ना, बीच में देखा होगा जैसे वर्ल्ड मैप है आपका, तो यहाँ से आपका अटलांटिक ओशन ऐसे एस शेप में निकलता है. इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्दर्न एंड साउथ अमेरिकास ऑन द वेस्टर्न साइड. यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका आता है, इधर साउथ अमेरिका आता है. द कोस्टलाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड. इंडेंट का मतलब क्या होता है, मुड़ी हुई है. दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्टलाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स. दिस लाइन मार्क इट आउट. इसका मतलब है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज अ बिजिएस्ट ओशन. ठीक है, तो ये क्या है, बिजिएस्ट ओशन है. द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज इंडिया. और इसीलिए इस पर इतने सारे कंट्रोवर्सीज भी होती है कि इंडियन ओशन क्या सिर्फ इंडिया का है. सो यस, ये सिर्फ इंडिया का है. क्यों? क्योंकि हमारा जो मेजर पोर्शन है वो इस ओशन में लाई करता है. द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर. इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया. नाउ the southern ocean encircles the continents of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. इसके कहने का मतलब है जो southern ocean है ना, ये encircle the continents of Antarctica. जैसे ये अंटार्कटिका है, तो ये क्या करता है, इट एनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका. ये अंटार्कटिका है, एंड जो आपका सदर्न ओशन है ये इसको क्या करता है, एनसर्कल करता है, मतलब इसके आजू बाजू लोकेटेड है. एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स and extends northward to 60 degrees south latitude. and ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यहाँ कहीं आएगा, जैसे ये इक्वेटर है तो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यहाँ कहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है. विच ओशन, सदर्न ओशन. नाउ द आर्कटिक ओशन जो सबसे इधर नॉर्थ पोल पर लोकेटेड है, विद इन द आर्कटिक सर्कल इज एंड located within the Arctic Circle and surrounds the northern pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. और इसको हम क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं. किससे कनेक्टेड है ये, पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है. कौन से स्ट्रेट से, बेरिंग स्ट्रेट से. इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. यूरेशिया क्या होता है, लैंड मास होता है यूरोप प्लस एशिया का. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर. अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस. उस लेयर ऑफ गैस को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. जब हम छोटे थे तब हम बोलते थे इट इज अ ब्लैंकेट. अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट.
या फिर our earth is surrounded by a layer. Now this thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. ये important हमारे planet के लिए इसीलिए बन जाती है because it provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effect of sun's rays. Now इसके कुछ अलग अलग layers के नाम होते हैं. We will read it out. First is atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. अगर इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो ये ऊपर तक जाती है अराउंड हाउ मच किलोमीटर 1600 किलोमीटर्स. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. अब वो 5 लेयर में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज. इनका कंपोजिशन कैसा है, इनके टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इनवर्स टेम्परेचर रेशियो चलता है. नाउ दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर. नीचे से ऊपर जाते हैं, इसका एक याद करने का ट्रिक है. दैट ट्रिक इज trust me in the exam. स्टार्टिंग विद नीचे से ऊपर जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर, एस टी स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटोस्फेयर, एम फॉर मेसोस्फेयर, टी एच फॉर थर्मोस्फेयर, ई एक्स फॉर एक्सोस्फेयर. नाउ these layers starting from earth surface are called the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere. हायर क्लासेस में जैसे हम जाएंगे तब हम ये भी पढ़ेंगे कि इन सारे स्फीयर्स के बीच में कुछ पॉजेस भी आते हैं. जैसे ट्रोपोस्फेयर के बाद में पॉज आएगा, इट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज. स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में पॉज आएगा विच इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज एंड सो ऑन. नाउ द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ, अब इसमें होते क्या क्या है, वी हैव ऑलरेडी रेड कि इसमें गैशियस प्रॉपर्टीज होती है, गैशियस लेयर्स होती है. बट कौन कौन सी गैशियस लेयर्स? टॉकिंग अबाउट nitrogen, oxygen, which make up about 99% of clean dry air. Nitrogen 78%, oxygen 21%, and other gases like carbon dioxide, argon, and other comprise 1% by volume. So basically, nitrogen abundant gas है. It consists of about 78%. ऑक्सीजन ये पाई जाती है अराउंड 21%. एंड बचा कितना, 78 प्लस 21 करेंगे तो 99% आ जाएगा. द रेस्ट 1% इसमें आता है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. ठीक है. नाउ ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ while नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. सो बेसिकली नाइट्रोजन का कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज द यूसेज ऑफ इट या फिर इसका रोल क्या है. तो इसका रोल ये है कि इट ग्रोज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड इट. Carbon dioxide, though present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. ठीक है. And warm प्रॉपर्टी अर्थ की या हमारे प्लैनेट की किस वजह से रहती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ठीक है. नाउ प्लांट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्लांट्स रिलीज करता है O2 एंड लेता क्या है? CO2. नाउ द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट. अब ये इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर की इट वेरीज विद हाइट. एंड ये हमने पढ़ा था किसमें? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में क्यों हमको ऐसा नजर आता है? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर्स डिफर्स. अब वो डिफर करती है इस वजह से जो स्टार्स होंगे वो हमको रिफ्लेक्ट दिखाई देंगे. उनकी जो साइट होगी, उनकी जो लाइट होगी वो हमारे तक आते आते इतनी रिफ्लेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द लेयर्स. एंड दैट इज वाई डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट. इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल. हमने देखा था एक होता है सी लेवल एंड एक होता है लैंड मास. नाउ सी लेवल जो हर जगह बराबर होता है, इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप. ठीक है. तो ऊपर जाएंगे तब क्या होगी? जो हमारी डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी. यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर. ठीक है. तो डिक्रीज किसमें होता है? इन द डेंसिटी ऑफ द एयर. दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड. द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड्स. ठीक है. नाउ इनिशियली तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है. बट कभी कभी काफी लेयर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट बायोस्फीयर, दैट इज द डोमेन ऑफ लाइफ. इसमें क्या होगा? बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट. एक बहुत ही छोटा सा एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट. नैरो जोन का मतलब यहाँ पे सारी चीजें को एग्जिस्ट करती है बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर. इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट. देयर आर several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. छोटे से बड़ा हर टाइप का ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाया जाता है. All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. Now biosphere basically क्या है? अगर आपने कभी वेन डायग्राम बनाना सीखा होगा, सो इधर आता है लिथोस्फेयर, इधर आता है हाइड्रोस्फेयर, इधर आता है एटमॉस्फेयर. इन तीनों का जो कॉमन लिंक है, कॉमन पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर. नाउ द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फेयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम. इसको हम लेटर ऑन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के बारे में.
wherein we will talk about Monera, Protista, fungi, plantae, animalia. ठीक है, तो उसमें आता है. Now the three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, impact करते हैं, affect करते हैं. Cutting of forest or fulfilling our needs of wood or clearing land or agriculture may lead to fast removal of soils from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. For example, there could be submergence of land. अब जैसे earthquake आया तो वहां पर क्या होगी, submergence of land होगा, as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Islands were submerged underwater. जैसे ये पानी है तो उसमें क्या करते हैं, ये डूब जाते हैं. Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. अगर कोई भी हम dispose of करते हैं गार्बेज और एनी फैक्ट्री का आइटम या फिर फैक्ट्री का डिस्पोज ऑफ, देन इट विल बी अनसुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ. अब अगर आप वाटर बॉडीज में इनको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो वहाँ जो ऑलरेडी एक्वेटिक लाइफ रह रही है वो उनको भी डैमेज करेगा. नाउ एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर. CO2 इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. ठीक है, एयर में CO2 एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट रखता है, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. ठीक है, हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि अर्थ को वार्म रखने के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट होती है, CO2. दिस इज टर्म्ड एज अ ग्लोबल वार्मिंग. There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of lithosphere, atmosphere and the hydrosphere. ठीक है, और इसी वजह से ये जो तीनों डोमेन है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, इनको मिला के जो हमारा बायोस्फेयर बनता है, हमको इनको एक चेक्स एंड बैलेंस की तरह देखना पड़ेगा. ऑलराइट, नाउ इसके थोड़े से एक्सरसाइजेस देख लेते हैं. व्हाट आर द फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ? एटमॉस्फेयर होता है, लिथोस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फेयर एंड फोर्थ इज बायोस्फेयर. नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ. कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हो गए अर्थ के? एशिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. 7. नाउ नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ऐसे 2 कॉन्टिनेंट्स जो सदर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से पाए जाते हैं. ठीक है, ये आप प्लीज मैप देखकर बताइएगा. नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. वही इसका निमोनिक याद रख लेना, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम. ऑलराइट, नाउ व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? बिकॉज इसका कितना परसेंट, हाउ मेनी परसेंट इज कवर्ड विद वाटर? लेट मी नो. व्हाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर? बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का देखेंगे जो लैंड मास है वो मेजर पोर्शन उसका कौन से हेमिस्फीयर में अवेलेबल है? इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. व्हाई इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं. लेट्स सी द MCQs नाउ. The mountain range that separates Europe from Asia. उस mountain range को Andes बोलते हैं? No. Himalayas? No. It's the Ural mountain. The continent of North America is linked to South America by an isthmus. एक isthmus है, isthmus of Panama. We have read about it. Now, the major constituent of atmosphere by percent is. Major constituent by percent सबसे पहले क्या आता है? नाइट्रोजन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, लास्ट में आता है CO2. So नाइट्रोजन will be correct answer. The domain of the earth consisting of solid rock. Rock का मतलब lithosphere, that is by third. Which is the largest continent? Asia. All right. Now, talking about the Phillips, the deepest point on the earth is Mariana Trench. कहाँ पर है ये? Located Pacific Ocean में. हमने देखा था इधर चाइना, इंडोनेशिया, जापान वाला रीजन है ना, इधर ऑस्ट्रेलिया आता है कहीं, तो यहाँ एक कर्व बनाता है, यहाँ लोकेटेड है मरियाना ट्रेंच. द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. ऑफ कोर्स इंडियन ओशन. द डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ. कौन सा? बायोस्फीयर. द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज यूरेशिया. लैंड मास को क्या बोलते हैं? यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया. द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज, अभी तक 8848 मीटर्स की है. लेट मी नो कौन सी है माउंटेन. All right. Now, talking about the previous year question from this particular chapter, I have not seen a single PYQ from last 5 years. ये बस concept base build करने के लिए chapter था. Later on, we will also be covering the domains of the earth in class 9, 10th, 11th and 12th. But ये सिर्फ एक basics idea develop करने के लिए था. So yeah, that was it. Bye and have a good day.